पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है। 4 मुद्दों का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। कल राफेल पर 3 सवाल पूछने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने रोजगार, अर्थव्यवस्था, जीएसटी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। राहुल ने 4 सवाल ट्वीट करके लिखा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। पहला, नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, तीसरा कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले काफी समय से लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। राहुल राफेल से लेकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताने वाले राहुल ने अपने ट्वीट में इसका भी जिक्र किया है। जीएसटी के बकाये भुगतान पर राज्यों की केंद्र से ठनी हुई है। केंद्र सरकार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि जीएसटी के तहत निर्धारित कानून के तहत राज्यों की हिस्सेदारी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। जीएसटी सिस्टम 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। राहुल गांधी ने देश को 5 लड़ाकू राफेल जेट मिलने पर वायुसेना को बधाई दी, लेकिन साथ ही सरकार से सवाल भी पूछे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राफेल के लिए वायुसेना को बधाई। इस बीच सरकार क्या इसका जवाब दे सकती है? पहला, प्रति विमान 526 करोड़ रुपए के बजाय 1670 करोड़ रुपए की कीमत पर क्यों पड़ा? दूसरा, कुल 126 विमानों के बजाय 36 राफेल विमान ही क्यों खरीदे गए? तीसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बजाय दिवालिया हो चुके अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का ठेका क्यों दिया गया? भारत में खुफिया एजेंसियों ने 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर बड़े हमले का अलर्ट जारी किया है। खासकर हिंदूवादी नेताओं की जान को खतरा बताया जा रहा है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने का 1 साल पूरा हो रहा है। इसी तारीख को राम जन्मभूमि पूजन होना है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स के आधार पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकवादियों की टोली स्लीपर मॉड्यूल की मदद से खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में है। इनपुट दिल्ली, यूपी, पंजाब, कश्मीर और मुंबई के लिए जारी किया गया है। यह कहा गया है कि 5 अगस्त के आसपास इस बार आतंकी संगठन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। आरएसएस, हिंदूवादी संगठन और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी पुलिस या आर्मी यूनिफॉर्म में हमला कर सकते हैं। नेताओं की सुरक्षा में लगे जवानों को सतर्कता बरतते हुए अपनी मूवमेंट्स के बारे में पुलिस को पहले से जानकारी देने के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के साथ शेयर किए गए इंटेल नोट की जानकारी में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकवादी संगठन 5 अगस्त को हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर को हमला करने का आदेश दिया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और सटे हुए राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन जारी है। कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होने जा रही है। संवेदनशील इलाकों में आने जाने वाले लोगों पर पैनी निगाह है। डोर टू डोर चेकिंग भी की जा रही है। मुंबई में कोरोना वायरस का खतरा कम होता जा रहा है। सीरो सर्वे के मुताबिक मुंबई के स्लम एरिया में रहने वाले 57% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज विकसित हो गई है, यानी इन्हें कोरोना हुआ था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी और वे ठीक भी हो गए। कोरोना से जूझते मुंबई के लिए यह एक राहत वाली खबर है। सीरो सर्वे में पाया गया कि भिवंडी और ठाणे में एंटीबॉडी टेस्ट का सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट 47.1% है। मुंबई में 5,485 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। इनमें से 1,501 लोग मतलब 27.3% में एंटीबॉडीज पाए गए हैं। मुंबई में हुए सीरो सर्वे में यह कहा गया है कि यहां 3 निकाय वार्डों के स्लम एरिया में रहने वाली 57% आबादी और झुग्गी इलाकों से इतर रहने वाले 16% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बन गई है। इससे संकेत मिलते हैं कि कोरोना वायरस के आधिकारिक आंकड़ों से कई अधिक लोग इससे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं।
बीएमसी ने बताया कि यह परिणाम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने में महत्वपूर्ण है। इस संबंध में दूसरा सर्वे होगा जो कि वायरस के प्रसार और हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई है या नहीं, इस पर जांच करेगा। यह सीरो सर्वे नीति आयोग, बीएमसी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संयुक्त रूप से किया गया है। निकाय अधिकारियों का दावा है कि सीरो सर्वे का यह परिणाम इस ओर इशारा करता है कि बिना लक्षण वाले संक्रमण की दर अन्य सभी प्रकार के संक्रमण से अनुपात में ज्यादा है। बीएमसी ने कहा कि हालांकि जनसंख्या में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में संक्रमण दर आंशिक रूप से ज्यादा है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह होना है। कोरोना महामारी के चलते समारोह में अतिथियों की लिस्ट छोटी रहने वाली है। यहां तक राम मंदिर आंदोलन से कई सालों तक जुड़े रहे कार सेवकों को भी भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों को साल के अंत में सम्मानित करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कार सेवकों को सम्मानित करने के लिए 3 तारीखों का चुनाव किया गया है, 30 अक्टूबर, 2 नवंबर और 6 दिसंबर। तीनों ही तारीखों का राम मंदिर आंदोलन से कनेक्शन है। पहली 2 तारीखों का संबंध मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान कार सेवकों पर पुलिस फायरिंग से है। तब राम जन्मभूमि पर इकट्ठा होने के चलते पुलिस फायरिंग में कार सेवकों की जान चली गई थी। वहीं 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिराया था। वीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने बताया, हम हमेशा कार सेवकों के बलिदान को याद रखते हैं। अब उन्हें सम्मानित करने का समय है। उन्होंने बताया कि वीएचपी की योजना के मुताबिक वीएचपी काडर के कार सेवकों और मंदिर विवाद में मारे गए लोगों के परिवारों से संपर्क करने को कहा जाएगा। मिलिंद ने कहा कि सभी को सम्मानित किया जाएगा। अगर महामारी नहीं फैली होती तो हम उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण देते। कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख समेत 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को जबरन अपने नक्शे में शामिल करने वाले नेपाल ने अब इन इलाकों में नेपाली नागरिकों की घुसपैठ को वैध बताया है। नेपाल के धारचूला के जिला प्रशासन ने भारत के पत्र के जवाब में दावा किया कि सुधौली संधि के आर्टिकल 5 नक्शे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र हैं। इससे पहले इसी महीने भारत ने नेपाल से अपने नागरिकों को कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख में अवैध तरीके से घुसने से रोकने की अपील की थी। इस संबंध में धारचूला के उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ल ने पिछले दिनों नेपाली प्रशासन को एक पत्र लिखा था। अब नेपाल ने इस पत्र का पलटकर जवाब दिया है। नेपाल के धारचूला इलाके के मुख्य जिलाधिकारी शरद कुमार ने अपने पत्र में दावा किया कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाली इलाके हैं। शरद कुमार ने कहा कि सुगौली संधि के आर्टिकल 5 नक्शे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र हैं। शरद कुमार ने कहा कि भारत इन इलाकों में नेपाली लोगों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि चूंकि ये नेपाली इलाके हैं तो वहां पर नेपाली नागरिकों का जाना स्वाभाविक है। इससे पहले 14 जुलाई को भारतीय अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने एक ईमेल भेजकर नेपाली लोगों की अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए कहा था।